हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मीन्स से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर IIT JEE प्रॉब्लम्स। होप आपको इस वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हों तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है जिसके कि 3 पार्ट्स हैं और ये IIT 2007 में 12 नंबर्स का आया था। मतलब एक एक क्वेश्चन जो था ये 4-4 नंबर का था। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। लेट A1 G1 H1 डिनोट द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स रेस्पेक्टिवली ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स फॉर n greater than equal to 2 let an-1 gn-1 and hn-1 has arithmetic geometric and harmonic means as an gn and hn respectively। पहला पार्ट है which one of the following is correct? G1 greater than G2 greater than G3, B G1 less than G2 less than G3, C G1 equal to G2 equal to G3, D G1 less than G3 less than G5 and G2 greater than G4 greater than G6। दूसरा पार्ट है अर्थमेटिक मीन्स से रिलेटेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। A1 greater than A2 greater than A3, B A1 less than A2 less than A3, C A1 greater than A3 greater than A5 and A2 less than A4 less than A6, D A1 less than A3 less than A5 and A2 greater than A4 greater than A6। तीसरा पार्ट जो है वो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। H1 greater than H2 greater than H3, B H1 less than H2 less than H3, C H1 greater than H3 greater than H5 and H2 less than H4 less than H6, D H1 less than H3 less than H5 and H2 greater than H4 greater than H6। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका कि AM GM और HM A1 G1 और H1 है। अब उसके बाद दिया हुआ है कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 an-1 gn-1 और hn-1 इनके अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है an gn और hn। मतलब सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, इनके अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है a1 g1 और h1। तो इसके बाद ये जो तीन नंबर्स हैं इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा A2 और ज्योमेट्रिक मीन होगा G2 और हार्मोनिक मीन होगा H2। फिर इन तीन नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा A3, ज्योमेट्रिक मीन होगा G3 और हार्मोनिक मीन होगा H3। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये G1 G2 G3 इनमें क्या रिलेशन होगा, A1 A2 A3 इनमें क्या रिलेशन होगा और H1 H2 H3 इन सब में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम सबसे पहला पार्ट करते हैं जो ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पे सपोज जो हमारे दो नंबर्स हैं A और B, उनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा A1 A प्लस B बाई 2। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट AB और हार्मोनिक मीन H1 ये हो जाएगा 2AB बाई A प्लस B। तो अब अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे इन तीन नंबर्स का A1 G1 और H1 का और उसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज डालने के बाद, तो वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट AB जो कि है इक्वल टू G1। तो इसका मतलब कि G1 इक्वल टू G2 है। अब G1 इक्वल टू G2 का इन सब में से केवल एक ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट जो अर्थमेटिक मीन का हमें रिलेशन पूछ रहा है। अब अर्थमेटिक मीन का रिलेशन हम पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो तीन नंबर्स होंगे A1 G1 H1 इनका अर्थमेटिक मीन होगा A1 प्लस G1 प्लस H1 डिवाइड बाई 3। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए कि कोई भी n नंबर्स अगर हमारे पास होते हैं तो उसमें जो उनका अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा लेस देन होगा जो हाईएस्ट नंबर है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास तीन नंबर्स है 1 3 और 5 तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा 3 और हमें पता है कि 3 जो है वो लेस देन 5 होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज हम n नंबर्स लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN, तो A1 हो जाएगा इक्वल टू A1, A1 ग्रेटर देन A2 होगा, A1 ग्रेटर देन A3 होगा और इस तरह से अप टू A1 ग्रेटर देन AN होगा, क्योंकि A1 हमारा सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है तो इस वजह से वो बाकी सबसे हाईएस्ट होगा और अपने आप के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर हम इन सब जगह पे LHS और RHS को ऐड कर देंगे तो A1 जो है ये n टाइम्स आया है तो ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा और बाकी जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN ये सारे के सारे RHS में ऐड हो जाएंगे।
तो इसका जो सम होगा एलएचएस का वो हो जाएगा हमारा NA1 और RHS में हमारा A1 प्लस A2 अप टू AN रहेगा। तो n से हम डिवाइड कर देंगे तो A1 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइड बाई n, और ये जो टर्म है ये हमारा AM है। तो इस वजह से जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन रहेगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर होता है हमें पता है A1 G1 H1, कोई भी नंबर के अगर हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट होता है वहां पे अर्थमेटिक मीन। तो इस वजह से ये A1 जो है वो हाईएस्ट है और A2 इस वजह से लेस देन A1 होगा। सिमिलरली अगर हम A2 G2 H2 इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे A3 तो वो A3 जो है वो लेस देन A2 होगा। तो इस वजह से A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सही ये वाला हो जाएगा, सेकंड वाले का ए होगा ऑप्शन करेक्ट। अब थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट को भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास A1 G1 H1 तीन नंबर्स हैं तो उनका हार्मोनिक मीन अगर H2 है तो वो उनके इनवर्स का अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब 1/H2 ये हो जाएगा 1/A1 प्लस 1/G1 प्लस 1/H1 डिवाइड बाई 3। तो अब जैसा कि A1 जो है वो सबसे बड़ा था और H1 जो है वो सबसे छोटा था, तो इन्वर्स करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब कि H1 क्योंकि सबसे छोटा था तो 1/H1 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और A1 क्योंकि वो सबसे बड़ा था तो 1/A1 सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से 1/H1 जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो 1/H2 जैसा कि हमने देखा था कि जो अर्थमेटिक मीन होगा वो लेस देन द हाईएस्ट नंबर होगा, तो 1/H2 जो होगा वो लेस देन 1/H1 होगा। तो इस वजह से H2 जो है वो ग्रेटर देन H1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसी तरह से H3 जो है वो ग्रेटर देन H2 होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, H1 इज लेस देन H2 इज लेस देन H3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If m is the am of two distinct real numbers L and n and G1, G2, G3 are three geometric means between L and n, then G1 to the power 4 plus 2G2 to the power 4 plus G3 to the power 4 equals। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं L और n। m जो है वो उनका अर्थमेटिक मीन है और G1, G2, G3 ये उनके तीन ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब कि L और N के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए हैं, G1, G2, G3। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा जो L है वो सपोज फर्स्ट टर्म है और N जो है वो लास्ट टर्म है। तो N जो है वो हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा, यानी कि N हो जाएगा L इंटू आर टू द पावर 4। तो R जो है वो हो जाएगा N/L टू द पावर 1/4। तो G1 टू द पावर 4 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू L इंटू आर टू द पावर 4, क्योंकि G1 जो है वो हो जाएगा हमारा L इंटू आर। L हमारा फर्स्ट टर्म था, R कॉमन रेशियो था इस GP का। इसी तरह से G2 जो है वो हो जाएगा L R स्क्वायर, G3 जो है वो हो जाएगा L R क्यूब। यहाँ पे हम R की वैल्यू डाल देंगे N/L टू द पावर 1/4 और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, G1 टू द पावर 4, G2 टू द पावर 4 और G3 टू द पावर 4। तो ये आ जाएंगे L क्यूब N, L स्क्वायर N स्क्वायर और L N क्यूब। M जो है वो इनका अर्थमेटिक मीन है L और N का, तो ये हो जाएगा L प्लस N डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे G1, G2 और G3 की इन टर्म्स ऑफ L एंड N, तो ये इसमें से Ln कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2Ln। ये हो जाएगा Ln इंटू L प्लस N होल स्क्वायर, और L प्लस N ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स M। तो इसको जब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा 4L M स्क्वायर N। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, 4L M स्क्वायर N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स a टू द पावर -5, a टू द पावर -4, 3a to the power -3, 1, a to the power 8, a to the power 10 with a greater than 0 is। तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिसकी कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनके सम की। इस तरह के क्वेश्चन में हमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ये वाली इनइक्वालिटी लगानी होती है, लेकिन इस इनइक्वालिटी का हमें मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जबकि जो ज्योमेट्रिक मीन के जो टर्म्स हैं उनकी जो पावर है सबकी वो जीरो हो जाए, जो एक्सपोनेंट है वो हमारा जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हमें टर्म्स को, यही टर्म्स को रखना है
लेकिन उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी टोटल पावर 0 हो जानी चाहिए। तो जो हमारे पास टर्म्स है, अगर हम इनको ऐसे ही सम करके देखते हैं तो ये हो रहा है -5 -4, ये -9, और ये हो जाएगा -3 -12 +8 +10, तो यहाँ पे +6 रह रहा है हमारे पास रिमेनिंग। तो इस वजह से हमें ये जो 6 है ये कम करना है, लेकिन हमें यहाँ पे जैसा देख सकते हैं ये 3 टाइम्स ऑफ a टू द पावर -3 है। तो इस 3a टू द पावर -3 इसको हम लिख देंगे a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3। तो यहाँ पे अब इस तरह से हम लिखने से जो हमारे टर्म्स हैं वो हो जाएंगे a टू द पावर -5, a टू द पावर -4, और ये 3a टू द पावर -3 को हमने लिख दिया a टू द पावर -3, a टू द पावर -3, a टू द पावर -3, और बाकी जो तीन टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगे 1 a टू द पावर 8 और a टू द पावर 10। अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो सम होगा वो हो जाएगा -5 -4 -3 -3 -3 +8 +10, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm इनइक्वालिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाई 8 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स टू द पावर 1/8, और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स हम लेंगे तो वो हो जाएगा a टू द पावर 0 यानी कि 1। तो इस वजह से ये जो हमारे सारे टर्म्स हैं इनका जो सम है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a b c d आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 2, then m equal to a plus b into c plus d satisfies the relation। ऑप्शंस हैं m greater than equal to 0 less than equal to 1, b m greater than equal to 1 less than equal to 2, c m greater than equal to 2 less than equal to 3, या फिर d m greater than equal to 3 less than equal to 4। अब यहाँ पे भी अगेन हम क्वेश्चन में जो हमारे टर्म्स हैं a b c d, हमें इन टर्म्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि ये जो रिलेशन है इसको हम यूज कर सकें एम जी एम इनइक्वालिटी में। तो हम इनको चार टर्म्स भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो दो के पार्ट में इसको ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए हम भी इनको इन्हीं दो सेट में ब्रेक कर लेंगे। तो हम अपने टर्म्स लेंगे a प्लस बी और c प्लस डी, और फिर हम एम जी एम इनइक्वालिटी का यूज करेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा टू द पावर 1/2 विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे m जो है इनका जो प्रोडक्ट है विल बी लेस देन इक्वल टू, अब इनका सम हम यूज कर लेंगे, वैल्यू दिया हुआ है हमें 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो m विल बी लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे m लेस देन इक्वल टू 1 तो हमें मिल गया, लेकिन m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी हमें चेक करना होगा। तो वो हम किस तरह से चेक करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a b c d ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इस वजह से a प्लस बी और c प्लस डी ये भी पॉजिटिव होंगे, इस वजह से इनका प्रोडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से m जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी, देन देयर सम इज, ऑप्शंस हैं a अ पॉजिटिव इंटीजर, b डिविजिबल बाय n, c इक्वल टू n प्लस 1 बाय n, या फिर d नेवर लेस देन n। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये किस तरह से है ये हम अभी देखेंगे। सपोज जो हमारे n नंबर्स हैं वो हैं a1 a2 a3 अप टू an, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है इक्वल टू 1, तो हम am gm इनइक्वालिटी का यूज करेंगे इन n टर्म्स के लिए। तो a1 प्लस a2 प्लस अप टू an डिवाइड बाई n, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट टू द पावर 1 बाई n। प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है कि 1 है, तो 1 टू द पावर 1 बाई n ये भी 1 हो जाएगा। तो इस वजह से a1 प्लस a2 प्लस अप टू an विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो ऑप्शंस पहले बार देखने पे बहुत सारे ऑप्शन सही लगेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो n है ये डिविजिबल बाई n भी है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी है, और ये नेवर लेस देन n भी है। तो अब इनमें से सही ऑप्शन क्या है इसको चेक करेंगे हम। यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है n। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सारे टर्म्स हैं जब वो इक्वल होंगे तब ये इक्वालिटी होगी, हमें पता है एम जी एम इनइक्वालिटी में। लेकिन अगर टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन n होगा इस केस में।
एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज जो हमारे n टर्म्स हैं उसमें से एक नंबर है n, दूसरा नंबर है 1/n और बाकी के सारे जो n-2 नंबर हैं वो है 1। तो अब इस केस में इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा जो n-2 टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 1 प्लस n प्लस 1/n, तो ये हो जाएगा 2n-2 प्लस 1/n। अब 2n-2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n-1। अब क्योंकि हमारा n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि मिनिमम दो टर्म्स तो होंगे ही यहाँ पे, तो इस वजह से ये जो 2n-2 है ये हमेशा हमारा ग्रेटर देन n होगा। तो यानी कि ये जो है हमारी ये मिनिमम वैल्यू है, ये इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर देन है। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा मतलब नहीं रहेगा, ऑप्शन डी। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी को हम देखते हैं, डिविजिबल बाई एन, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये हो जा रहा है 2n-2 प्लस 1/n, तो ये डिविजिबल बाई n ये भी नहीं रह रहा है। इसके बाद ऑप्शन ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ये 1/n का भी एक पार्ट है इसके वैल्यू में, तो ये इंटीजर भी नहीं है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं। तो 1/n जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा इंटीजर होगा, तो इस वजह से ये भी वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। तो सिर्फ नेवर लेस देन n इसके बारे में हम कह सकते हैं इस इनइक्वालिटी से, तो इस वजह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a b c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स देन द एक्सप्रेशन b प्लस c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c माइनस a b c इज a पॉजिटिव, b नेगेटिव, c नॉन पॉजिटिव या फिर d नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ ले लें और वहां पे हम AMGM इनइक्वालिटी का यूज करें। अब अगर हम उस तरह से करेंगे तो इन तीनों का जो सम है वो हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइड बाई 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट टू द पावर 1/3। लेकिन इस इनइक्वालिटी का हम यहाँ पे अगर ऐसे यूज करेंगे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम इनमें क्यूब लेंगे तो हमारे पास a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे हमें दूर ले जाएंगे। तो हमें AMGM इनइक्वालिटी का डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम थोड़ा इनडायरेक्ट वे में यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार में हम सिर्फ दो टर्म्स लेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा कि जब हम दो टर्म्स लेंगे, सपोज हमने यहाँ पे लिया b प्लस सी माइनस ए और c प्लस ए माइनस बी, पहला और दूसरा टर्म ये दो हमने लिया, तो इनका जो सम है ये हो जाएगा हमारा b और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा इसका सम। अब यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी का हम यूज करेंगे तो 2c डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू c विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये दोनों टर्म्स टू द पावर 1/2। तो हमारा c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दीज टू टर्म्स टू द पावर 1/2 आ गया। सिमिलरली b जो है वो भी हमारा आ जाएगा और a भी हमारा आ जाएगा। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए टू द पावर 1/2, b प्लस सी माइनस ए टू द पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस ए। सेम वे हमारा c प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी ये भी हमें मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें a b c ये मिल जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था उसके दोनों टर्म्स हमें मिल गए, ये जो तीन टर्म्स इनका प्रोडक्ट भी और ए बी सी भी। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट में यूज किया था, सो दैट हम इस फॉर्म में ला सकें जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर यहाँ पे इन तीनों में से हम माइनस ए बी सी करेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे लेस देन 0 हो गया तो इसलिए ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है और नॉन नेगेटिव भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें डिफरेंस है, और स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 0 जो है वो हमारा नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। तो इस वजह से अब ये लेस देन 0 इसका मतलब ये 0 वैल्यू नहीं लेगा, ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा, तो इस वजह से ये नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे ये इक्वल टू 0 ले पाता तो फिर उस केस में
ये हमारा हो जाता नॉन पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता? क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ये हमारा 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये सब नेगेटिव हैं, राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम 0 को मिला के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो सारे पॉजिटिव रह जाते हैं, तो ये जो नंबर्स अब हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे नॉन पॉजिटिव। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि यहाँ पे ये लेस देन ही रहेगा, इक्वल नहीं होगा। इसकी एक खास वजह है, इसकी वजह ये है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं। अब क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, इस वजह से ये जो तीन टर्म्स हैं b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी, इनमें से कोई भी दो टर्म कभी इक्वल नहीं हो सकते। इस वजह से कोई ये तीनों टर्म भी इक्वल नहीं हो सकते। और हमें पता है कि जो हमारा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इस इनइक्वालिटी में इक्वल तभी होता है जबकि सारे टर्म्स की वैल्यू सेम होती है, तभी am इक्वल टू gm होता है सब टर्म्स के लिए, वरना हमेशा am ग्रेटर देन gm रहता है। इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू का यूज नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसिक्स में हमने देखा था कि इक्वल वैल्यू कब रहेगी और नॉट इक्वल कब रहेगी, ये इंटेलिजेंट वे में यूज कर सकें, वरना सारी चीजें सही होने के बाद भी यहाँ पे गलत आंसर निकल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x1 x2 up to xn are any real numbers and n is any positive integer, then a n into sigma x1 square I equal to 1 to n is less than sigma xi I equal to 1 to n whole square. Option B, n into sigma xi square I equal to 1 to n is greater than equal to sigma xi I equal to 1 to n whole square. Option C, n into sigma xi square I equal to 1 to n will be greater than equal to n into sigma xi I equal to 1 to n whole square, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जेंसेन इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, जो हमने थ्योरी सेक्शन में देखा था काफी डिटेल में। वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कॉनकेव फंक्शन है तो वहां पे कैसे इनइक्वालिटी रहती है, और जब कॉन्वेक्स फंक्शन है तो कैसे रहती है। तो अब फंक्शन कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, उसका भी हमने वहां पे एक शॉर्टकट बताया था कि सपोज जो भी हमारा फंक्शन है, अगर हम कोई भी फंक्शन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, और उस फंक्शन का जो भी कर्व है, तो अगर दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं और वो पॉइंट से बनने वाली लाइन जो है वो कर्व के नीचे लाई करती है, तो उस केस में वो हमारा कॉनकेव फंक्शन होगा। और अगर फंक्शन इस तरह का होता है जहां पर की जो लाइन है वो फंक्शन से ऊपर लाई करती है, तो फिर वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन जो है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स आई के स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे फंक्शन जो लेंगे वो लेंगे हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसको हम एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होता है y की वैल्यू जो हमारा y होगा एफ एक्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और ये एक पैराबोला शेप में रहेगा। अब अगर इसके हम कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स को लेते हैं और उनको एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इससे ऊपर है यहाँ पे इस कर्व से, तो इस वजह से ये जो है ये हमारा एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। अब कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए जेंसेन इनइक्वालिटी हमें पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर हमारे पास x1 x2 xn, हमारे पास n वैल्यूज ऑफ x हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगा एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस अप टू एफ एक्स एन डिवाइड बाई एन, और एफ एक्स जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स वन ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू ये हो जाएगा हमारा एक्स टू स्क्वायर, इसी तरह से एफ एक्स एन ये हो जाएगा हमारा एक्स एन स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई एन। अब एफ ऑफ एक्स एवरेज, तो एक्स एवरेज ये हो जाएगा हमारा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस अप टू एक्स एन डिवाइड बाई एन, और
एफ ऑफ एक्स एवरेज, एफ एक्स जो है वो है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स एवरेज ये हो जाएगा एक्स एवरेज का होल स्क्वायर। तो एक्स एवरेज के होल स्क्वायर की वैल्यू जो हम डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे एफ ऑफ एक्स एवरेज और एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, इनको जब हम जेंसेन इनइक्वालिटी में डालेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एक n जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n होल स्क्वायर। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 4ax स्क्वायर प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 इज a 1/64, b 1/32, c 1/27, d 1/25। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm की इनइक्वालिटी से। यहाँ पे हमारे पास जो दो टर्म्स हैं वो हम ले लेंगे 4ax स्क्वायर और 1/x। तो 4ax स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये हमें दिया हुआ है कि कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो हमें पता है कि am और gm इक्वल तब होते हैं जब दोनों टर्म्स इक्वल होते हैं, तो इस वजह से 4ax स्क्वायर और 1/x ये इक्वल होंगे वैल्यू में, तो इस वजह से x जो है वो हो जाएगा 1/4a टू द पावर 1/3। इसके अलावा यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम x की ये वैल्यू डालेंगे 1/4a टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 4a इंटू 4a टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 4a टू द पावर 1/3, और दिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4a टू द पावर 1/3 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो a जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32। तो a की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 1/32। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।